हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर को आज हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे जिसमें एनसीईआरटी की हर एक इम्पोर्टेंट लाइन को कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके अंदर इंक्लूड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं, उनमें कोई भी डक्ट नहीं होती। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रेशन होता है उसे हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। हॉर्मोन्स की डेफिनेशन क्या है? हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल दैट एक्ट ऑन इंट्रासेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। जो हॉर्मोन्स हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं, मतलब कि इनकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। साथ ही ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम यही करते हैं। और इनको प्रोड्यूस किया जाता है एक ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट का मतलब है एक मिन्यूट अमाउंट, एक बहुत ही छोटा अमाउंट में इनको प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हॉर्मोन्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखते हैं ऑप्शन 1 जो कि है दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉर्मोन्स जो हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं। दे आर रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्ट्रिक्टली लोकेटेड ऑर्गन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको रिलीज़ किया जाता है ब्लड में, और ब्लड में रिलीज़ करके इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिस्ट्रिक्टली लोकेटेड ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। अब देखते हैं कि इनको प्रोड्यूस किया जाता है ट्रेस अमाउंट में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास कई सारी होती हैं, जिसमें से है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। अब इन सभी ग्लैंड्स को हम एक सिंपल ट्रिक से याद करेंगे, जो कि है तोहफा। तो तोहफा एक मूवी है, आप उससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। और तोहफा का मतलब भी होता है गिफ्ट, उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। जो टी है, टी से हमारा हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, एंड टी से हो जाएगा थाइमस, और टी से टेस्टिस। ओ से हो जाएगा ओवरी, एस से हो जाएगा हाइपोथैलेमस, पी से हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल, पैराथायराइड एंड पैनक्रियास, और ए से हमारे पास सिर्फ एक होगी जो कि है एड्रेनल्स ग्लैंड्स। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, जिनको हम न्यूक्लाई भी बोलते हैं। अभी जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये सिक्रेट करती हैं कई सारे हॉर्मोन्स, जिसमें से है रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। सबसे पहले देखते हैं रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को। मतलब कि इसका काम है कि हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है उसने एक हार्मोन रिलीज़ करा जिसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन। अब ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि तुम अब हार्मोन्स को रिलीज़ करो। इसका यही काम होता है। फॉर एग्जांपल गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज़ किया जाता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास जाता है, उसको बोलता है कि तुम FSH एंड LH को रिलीज़ करो। अब वो कैसे? FSH मतलब कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब कि न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन। तो ये इसका फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन करता क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेशन करता है, इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। मतलब कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है उसको इनहिबिट बंद कर देता है। फॉर एग्जांपल सोमेटोस्टेटिन जो है वो रिलीज़ किया जाता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास और उसको कहता है कि तुम ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर दो, इनहिबिट कर दो रिलीज़ करना ग्रोथ हार्मोन्स को। अब हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन।
अभी इसका इतना फंक्शन हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। अभी के लिए बस आप इतना याद कीजिए कि ये ट्रांसपोर्टेड किया जाता है एक्सटर्नली एंड स्टोर्ड किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। सेकेंड हमारे पास आती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये लोकेटेड होती है एक बोनी कैविटी में जिसको हम सेला टूर्सिका भी बोलते हैं। ये अटैच रहती है हाइपोथैलेमस से ही एक स्टाल के थ्रू। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, जो कि है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर होती है एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर होती है न्यूरोहाइपोफाइसिस। बात करते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में। एडिनोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड्स का ही एक एंटीरियर पार्ट है। एडिनोहाइपोफाइसिस को भी दो पार्ट में बांटा गया है, जो कि है पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। पार्स डिस्टलिस कई सारे हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो कि है हमारे पास प्रोलैक्टिन, PRL, सोमैटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन LH, एडिनोकोर्टिकॉइड हार्मोन ACTH एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। पार्स इंटरमीडिया ज़्यादा हार्मोन्स नहीं रिलीज़ करती, सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज़ करती है, जो कि है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हम इन सब हार्मोन्स का फंक्शंस को याद करेंगे। अब हम देखते हैं पार्स डिस्टलिस। पार्स डिस्टलिस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम अब देखेंगे उनके फंक्शंस के साथ। सबसे पहले है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम होता है रेगुलेट करना ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड को एंड मिल्क प्रोडक्शन को। तो ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो आपको पता चल रहा है कि इसमें लैक्टिन आ रहा है प्रोलैक्टिन में। अब आता है सोमैटोट्रोफिन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के दो केसेस हो सकते हैं, एक है ओवर सिक्रेशन, एक है हाइपो सिक्रेशन। ओवर सिक्रेशन का मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो बॉडी के अंदर। दूसरा है कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम रिलीज़ हो। तो अगर हाइपो सिक्रेशन होता है तो उस कंडीशन में डायफिज्म हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, मतलब ग्रोथ रुक सकती है बॉडी की। दूसरा केस है ओवर सिक्रेशन। जब ओवर सिक्रेशन है नॉर्मली गाइगेंटिज्म डिजीज़ होती है, लेकिन अगर ओवर सिक्रेशन मिडल एज में हो या फिर अडल्ट एज में हो तो उसे हम एक्रोमेगली बोलते हैं। एक डिसीज़ का नाम है जिसको हम एक्रोमेगली बोलते हैं। एक्रोमेगली में होता क्या है कि इसमें डिसफिगरमेंट हो जाता है स्पेशली फेस का, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इस डिसीज़ का अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, इसलिए कई ईयर्स तक अनडायग्नाइज्ड ही रहती है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसकी यहाँ पर डिसफिगरमेंट हो गई है फेस की। फिर आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को टू सीक्रेट थायराइड हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए। अब आता है एडिनोकोर्टिकॉइड हार्मोन। जो एडिनोकोर्टिकॉइड हार्मोन है इस स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो कि एड्रेनल ग्लैंड का एक पार्ट है, एंड सिंथेसिस एंड सीक्रेट स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि कहता है कि सिंथेसिस एंड सीक्रेट होना चाहिए स्टेरॉइड हार्मोन, और उस स्टेरॉइड हार्मोन का नाम है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो पार्स डिस्टिलिस का जो सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं। पार्स डिस्टिलिस में हमारे दो हार्मोन और आते हैं, जो कि हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये मेल और फीमेल दोनों में रिलीज़ होता है, लेकिन फीमेल्स में इसके अलग फंक्शंस होते हैं और मेल्स में इसके अलग फंक्शंस होते हैं। अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में रिलीज़ होता है तो ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन, मतलब एग रिलीज़ करने में मदद करता है और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में मदद करता है। वहीं पे अगर ये मेल्स में रिलीज़ होता है तो मेल्स में ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। ये मदद करता है सिक्रेशन करने में एंड्रोजन का फ्रॉम टेस्टिस।
अब आता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी मेल और फीमेल दोनों में रिलीज़ होता है। अगर मेल में होता है तो ये एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब कि स्पर्म को बनाने में, स्पर्म की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है एफएसएच। वहीं पे अगर ये फीमेल्स में रिलीज़ होता है, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है ओवेरियन फॉलिकल। जो ओवेरियन फॉलिकल होती है उसकी डेवलपमेंट करना और उसकी ग्रोथ करना, ये फंक्शन उसका होता है। अब आता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया को देख लेते हैं कि ह्यूमंस में जो पार्स इंटरमीडिया है वो पार्स डिस्टलिस के साथ ही जुड़ी रहती है। इट प्रोड्यूस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये एक्ट करता है मेलानोसाइट पर टू रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन। मेलानोसाइट पर एक्ट करके स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। मतलब कि एक ह्यूमन का स्किन का कलर कैसा होगा ये डिसाइड करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की। एडेनोहाइपोफाइसिस को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये पिट्यूटरी का दूसरा पार्ट है जो कि है न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को फ्रॉम हाइपोथैलेमस से। न्यूरोहाइपोफाइसिस दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटीड्यूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शन हैं। पहला है मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन करने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन। दूसरा है कॉन्टैक्ट करना स्मूथ मसल्स को इन फीमेल में जो स्मूथ मसल्स होती हैं वे कॉन्टैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से पार्चुरेशन करने में मदद मिले। तो उसमें जो ऑक्सीटोसिन होता है उसकी वजह से ही स्मूथ मसल्स जो है कॉन्टैक्ट कर पाती हैं। अब आता है वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटीड्यूरेटिक हार्मोन बोल रहे हैं। तो इसके फंक्शन क्या है? ये स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डीसीटी ऑफ किडनी एंड देयर बाय रिड्यूस डायरोसिस। डायरोसिस का मतलब है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ये क्या करता है? तो देखते हैं कि ये रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। अगर बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो रही है तो जो हमारी बॉडी है वो क्या रिलीज़ करती है? वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या फिर कह सकते हैं वैसोप्रेसिन को रिलीज़ करती है। तो जब वैसोप्रेसिन रिलीज़ होता है तो वो क्या करता है? वो बॉडी के अंदर जितना भी पानी वेस्ट हो रहा है उसको रीएब्जॉर्ब करता है, दोबारा से एब्जॉर्ब करता है डीसीटी के थ्रू। डिस्टल कॉन्वोलेंटेड ट्यूब जो कि किडनी का पार्ट है उससे रीएब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर जो है, जो यूरिन के थ्रू लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वो कम हो जाता है। अब देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एडीएच की कमी हो जाए, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की ही कमी हो जाए, तो उसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वाटर का लॉस ज़्यादा होगा और बॉडी डिहाइड्रेट करेगी। तो उस कंडीशन को हम डायबिटिक इंसिपिडस बोलते हैं। हम देखते हैं पीनियल ग्लैंड्स को। अभी तक हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस को कंप्लीट कर लिया है। तो पीनियल ग्लैंड्स है वो लोकेटेड होती है डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में लोकेटेड होती है। ये सिक्रेट करती है सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के फंक्शंस को अब हम देख लेते हैं। जो पहला फंक्शन है वो है रेगुलेट डायरेनल 24 आवर रिदम ऑफ बॉडी। 24 घंटे का जो रिदम होता है बॉडी का वो रेगुलेट करने का काम मेलाटोनिन का होता है। फॉर एग्जांपल स्लीप, वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। अब आता है सेकंड फंक्शन जो कि है इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, पिगमेंटेशन करना और मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करने का फंक्शन भी मेलाटोनिन का ही होता है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस डिफेंस कैपेसिटी। बॉडी के अंदर जो डिफेंस कैपेसिटी होती है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम भी मेलाटोनिन का ही होता है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड के कैरेक्टरिस्टिक को सबसे पहले देख लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें दो लोब्स होते हैं जो कि अदर साइड में होते हैं ट्रेकिया के।
ट्रेकिया हमारे नेक के नीचे होता है, तो उसके दोनों साइड पर जो है 2 लोब्स होते हैं। अब वो जो लोब्स हैं वे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टमस। जो स्टमस है एक कनेक्टिव टिश्यू है। देखते हैं थायराइड ग्लैंड को। जो थायराइड ग्लैंड है वो 2 चीज़ से मिलकर बनी होती है। पहला है फॉलिकल सेल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज़। फॉलिकल सेल्स क्या करती हैं? फॉलिकल सेल्स सिक्रीट करती हैं थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि है हमारे पास 2 हार्मोन हैं। थायरोक्सिन 2 टाइप का हो सकता है, T4 एंड T3। T4 को हम बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। सेकेंड हार्मोन है हमारे पास थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। अब हम बात करते हैं थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, जो 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं थायराइड ग्लैंड से, उनके फंक्शंस को अब हम देखेंगे। तो थायरोक्सिन 2 थे हमारे पास, टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। तो इनके फंक्शंस जो है वो है रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करना, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल डेवलपमेंट करना किसी भी ह्यूमन बीइंग में, एंड सपोर्ट करना आरबीसी फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल को बनाने का काम भी थायरोक्सिन का होता है। मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब देखते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, इसको हम TCT भी बोलते हैं। ये एक प्रोटीन हार्मोन है। ये रेगुलेट करता है लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, मतलब कि ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करने का काम करता है थायरोकैल्सिटोनिन, इसलिए इसको हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन भी बोला जाता है। हाइपो का मतलब है कम और हाइपर का मतलब है ज़्यादा, इसलिए इसको हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि आयोडीन असेंशियल होता है फॉर नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। थायराइड का हार्मोन था थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आयोडीन की कमी होती है या फिर आयोडीन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। उसमें से पहला है हाइपोथायराइडिज्म, इसको हम गाइटर भी बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है कि इसमें डिफिशियंसी हो गई है आयोडीन की, और आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन बनना कम होगा, तो थायरोक्सिन की डिफिशियंसी इसमें होगी। तो जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन में एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। सेकंड हम देखते हैं, अगर ये अडल्ट वुमेन में होता है हाइपोथायराइडिज्म, तो उस केस में उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो उसके बेबी पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। उसमें से पहला है डीप म्यूटिज्म, सेकंड स्टंटेड ग्रोथ, थर्ड एबनॉर्मल स्किन, फोर्थ मेंटल रिटार्डेशन एंड द फिफ्थ इज़ लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? आपको बस इसको ऐसे याद करना है कि एबनॉर्मल मैन लॉस्ट डीफ। एबनॉर्मल से हो जाएगा एबनॉर्मल स्किन, मैन से हो जाएगा मेंटल रिटार्डेशन, और लोस्ट के एलो से हो जाएगा लो इंटेलिजेंस, और ST से हो जाएगा स्टंटेड ग्रोथ, और डीफ से हो जाएगा डीप म्यूटिज्म। सेकंड केस है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म जब होता है जब थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसमें एबनॉर्मल इंक्रीज होता है थायराइड हार्मोन, जिसका रिजल्ट होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर अफेक्ट पड़ता है। इट इज़ काउज्ड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स और द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। 2 कंडीशन हो सकती है, पहला कि अगर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बन जाए तब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। दूसरा, जब कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में तब हाइपरथायरॉयडिज्म, बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। थर्ड हम देखते हैं एक्सोप्थेल्मिक गाइटर, ग्रेव डिसीज़ हो सकती है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उस वजह से एक्सोप्थेल्मिक गाइटर हो सकता है, जिसको हम ग्रेव डिसीज़ भी बोलते हैं।
ये एक फॉर्म है हाइपरथायरॉयडिज्म की ही फॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि एनलार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है थायराइड ग्लैंड। प्रोस्टिड्यूस आईबॉल, जो आईबॉल है में प्रोस्टिड्यूट हो जाती हैं, इनकी हो जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको ये इमेज याद रखनी है कि यहाँ पे एक पैन है और पैन जो है वो विन कर गया है, जीत गया है। तो हो जाएगा हमारे पास पैन के पी से हो जाएगा प्रोट्रूड्यूड, ई से हो जाएगा एनलार्जमेंट, डब्ल्यू से हो जाएगा वेट लॉस, आई से हो जाएगा इंक्रीज BMR। बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट बैक साइड में टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। 1 पेयर ईच इन 2 लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। जो 1 पेयर है थायरॉयड ग्लैंड का वो एक लोब्स में प्रेजेंट होता है थायरॉयड ग्लैंड के, क्योंकि थायरॉयड ग्लैंड की टोटल 2 लोब्स होती हैं और एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और दूसरे लोब में भी 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। दे सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। अब देखते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन के क्या फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है कि ये इंक्रीज़ करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर, इसलिए इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब वो कैसे इंक्रीज़ करता है, वो ऐसे इंक्रीज़ करता है कि वो स्टिमुलेट करता है बोन रिजॉर्प्शन, जिसको हम डीमिनरलाइजेशन भी कहते हैं। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो ये बोन को रिजॉर्व करके उससे कैल्शियम को लेता है। थर्ड, ये करता है कि ये जो रेनल ट्यूब्यूल है, हमारी किडनी है, किडनी में जो कैल्शियम जाता है फूड के थ्रू, हम कैल्शियम को लेते हैं और वो किडनी में जाता है, तो किडनी से उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट में नहीं निकाला जाता। अलॉन्ग विथ TCT, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ साथ जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो भी कैल्शियम को बैलेंस करने में मदद करता है बॉडी के अंदर। बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होती है बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ओर्टा। जो थाइमस ग्लैंड है ये लंग्स के बिल्कुल बीच में होती है और स्टर्नम के पीछे होती है। स्टर्नम जो है वो एक पार्ट है रिब केज का, उसके बिल्कुल पीछे होती है और वेंट्रल साइड का मतलब है कि ये सामने की तरफ होती है, फ्रंट में होती है, ना कि पीछे। और ये सिक्रेट करती है थाइमोसिन, एक हार्मोन जो कि है थाइमोसिन, और ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। अब देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं थाइमोसिन के। पहला फंक्शन है कि डिफ्रेंशिएट करते हैं टी लिम्फोसाइट को, मतलब टी लिम्फोसाइट को बनाने का काम करती है, जो प्रोवाइड करती है मीडिएटेड इम्यूनिटी। मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब भी कोई फॉरेन चीज़ जो हमारी बॉडी की नहीं है वो इम्प्लांट करी जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ग्राफ्ट रिजेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। एंटीबॉडी प्रोडक्शन जैसे कि बी लिम्फोसाइट हो गई, तो उनके प्रोडक्शन में मदद करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन डीजेनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल ओल्ड होता जाता है उसकी थाइमोसिन का प्रोडक्शन डिक्रीज होता जाता है, इसलिए जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वीक होता है। नेक्स्ट देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। अब एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। आप देख सकते हैं कि एड्रेनल कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट होता है और एड्रेनल मेडुला अंदर वाला पार्ट होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है उसको हम कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि मेनली कोर्टिसोल होता है। सेकंड इज़ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो कि मेनली एल्डोस्टेरोन होता है। देन एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स। जो एड्रेनल मेडुला हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है उनको हम कैटकोलएमाइन्स बोलते हैं। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं
और नोरएड्रेनालिन को नोरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट थे, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। सबसे पहले देखेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं। इनर लेयर को हम जोना रेटिकुलरिस भी बोलते हैं। मिडल लेयर को हम जोना फेसिकुलेटा भी बोलते हैं। और जो आउटर लेयर है उसको हम जोना ग्लोमेरुलोसा भी बोलते हैं। ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस कर रही थी जो कि हमने देखे थे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था, मिनरल कॉर्टिकॉइड था एंड एंड्रोजेनिक हार्मोन था। उनमें से सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि मेनली कोर्टिसोल होता है, उसके फंक्शंस को हम देखते हैं। तो उसका पहला फंक्शन है कि ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोनोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। प्रोटोलिसिस का मतलब है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना एंड लाइपोलिसिस का मतलब है लिपिड को का ब्रेक डाउन करना। साथ ही साथ ये इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, मतलब कि एमिनो एसिड का यूटिलाइजेशन, एमिनो एसिड का कम से कम यूज करना इसके थ्रू होता है। कोर्टिसोल स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। जो कोर्टिसोल है वो आरबीसी रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का काम भी करता है। मेनली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन में हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ जो कोर्टिसोल्स हैं में एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं। वो कैसे? अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन ऑर्गन को इम्प्लांट किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो उसके खिलाफ एक सेल मीडिएट इम्यूनिटी बनाता है। तो अगर उसके लिए हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज़ करें तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, जिसकी वजह से फ्रीली इम्प्लांट किया जा सकता है फॉरेन ऑर्गन को बॉडी के अंदर। सेकंड हमारा आता है मिनरल कॉर्टिकॉइड। मिनरल कॉर्टिकॉइड मेनली एल्डोस्टेरोन होते हैं। इसके 2 फंक्शन हैं। पहला है रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। देन एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड PO4 आयंस। ये क्या करता है? ये सोडियम और वाटर को किडनी से रीएब्जॉर्ब करता है और एक्सक्रेट निकालता है पोटेशियम को एंड PO4 आयन को। देन हम देखते हैं सेकंड, जो कि है एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स। एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स फॉर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर। ड्यूरिंग पुबर्टी के टाइम जो ये हेयर की ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स। अब आती है एक डिजीज़ जिसका नाम है एडिसन डिसीज़। तो डिफिशियंसी ऑफ कॉर्टिकॉइड हार्मोन अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट काउज एक्यूट वीकनेस एंड फटीग। तो जब कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से अफेक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से एक्यूट वीकनेस एंड फटीग होती है। अब आता है हमारे पास एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला जो है इनर पार्ट है एड्रेनल ग्लैंड का। ये प्रोड्यूस करता है कैटकोलएमाइन्स हार्मोन्स, जो कि है एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नोराएड्रेनलिन, नोरएपिनेफ्रिन। इन हार्मोन्स को हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट भी बोला जाता है, मतलब कि लड़ो या फिर भागो। दे आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इमरजेंसी सिचुएशन, सो कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन। इन हार्मोन को एमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तभी रिलीज़ होते हैं जब कोई स्ट्रेस इमरजेंसी सिचुएशन हो। फॉर एग्जांपल, जब कोई डॉग आपके पीछे पड़ जाए तो तब ये हार्मोन रिलीज़ होगा। अब अगर ये हार्मोन रिलीज़ होता है तो ये इंक्रीज करता है अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, आँखों का बड़ा होना, पिलो इरेक्शन, राइजिंग ऑफ हेयर, स्वीटिंग, हार्ट बीट का इंक्रीज होना, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेस्पिरेटरी रेट
ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोलिसिस एंड प्रोटीलिसिस, लिपिड का ब्रेकडाउन एंड प्रोटीन का ब्रेकडाउन का इंक्रीज होना। तो अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को इसलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। जो पैनक्रियाज है वो एक कंपोजाइट ग्लैंड है जिसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन पार्ट और एक एंडोक्राइन पार्ट। जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एंजाइम्स रिलीज़ करता है। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर द एंडोक्राइन पार्ट। तो जो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो एंडोक्राइन पार्ट है जो कि 1 से लेकर 2 मिलियन इसलेट्स जिसके अंदर होती हैं। 1 to 2% ऑफ पैनक्रेटिक टिश्यू, कहने का मतलब है कि 1 से 2% ऑफ पैनक्रेटिक टिश्यूज़ जो है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है। अब इसलेट के अंदर 2 सेल होती हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल, जो सिक्रेट करती है एक हार्मोन जो कि पेप्टाइड हार्मोन होता है। वे हार्मोन है हमारे पास ग्लूकोजन एंड इंसुलिन। इनका मेन फंक्शन होता है ग्लूकोज की होमोस्टेसिस को बनाए रखना ब्लड के अंदर, मतलब कि ग्लूकोज को बैलेंस करके रखना ब्लड के अंदर, ना तो ग्लूकोज ज़्यादा हो और ना ही कम हो। अब हम बात करते हैं ग्लूकाजन एंड इंसुलिन के फंक्शन को। ग्लूकाजन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोला जाता है क्योंकि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करने का काम करता है, और इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। तो इसके फंक्शन को हम देखते हैं ग्लूकाजन के। ये एक्ट करता है, हेपेटोसाइट जो सेल है ये उनके ऊपर एक्ट करता है। हेपेटोसाइट सेल को कहता है कि ग्लूकोनोजेनेलिसिस की जाए, मतलब कि उससे क्या होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। रिजल्ट होगा उसका कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ेगा, इसलिए इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। तो इसने क्या स्टिमुलेट करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। साथ ही साथ ये रिड्यूस कर देता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड यूटिलाइजेशन, मतलब कि सेल जो ग्लूकोज को अपटेक करती है उसको डिक्रीज़ कर देता है कि सेल ग्लूकोज को कम से कम यूज़ करे और कम से कम उसको ब्रेक डाउन करे, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे। अब आता है इंसुलिन। तो इंसुलिन एक्ट करता है हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। ग्लाइकोजन सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट पे एक्ट कर रहा था और ये हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट दोनों पे एक्ट करता है। जो इंसुलिन है वो इन्हांस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, मतलब कि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो इन्हांस करता है कि ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। इसलिए ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड से जो ग्लूकोज है वो हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट पर जाता है जहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल उससे डिक्रीज़ हो जाता है। साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और इससे ऐसे जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। अब एक डिसीज़ है जिसका नाम है डायबिटिक मिटस। इसमें क्या होता है कि अगर बहुत लंबे समय से हाइपरग्लाइसीमिया है तो उस सिचुएशन में डायबिटिक मिटस हो जाती है, जो कि एक बीमारी का नाम है। उसमें क्या होता है कि उसमें इतना ग्लूकोज बन जाता है बॉडी के अंदर कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। साथ ही साथ फॉर्मेशन होने लगते हैं हार्मफुल कंपोनेंट्स के, जैसे कि कीटोन बॉडीज़। और जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज इतना बढ़ गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। इंसुलिन दिया जाता है बॉडी के अंदर। अब जो इंसुलिन है वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, तो ऐसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस को गोनाड्स भी बोला जाता है। जो टेस्टिस है वो एक मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। साथ ही साथ ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक। एक पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो एक थैली जैसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको हम स्क्रोटल बोलते हैं।
टेस्टिस जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पहला है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, दूसरा है इंटरस्टिशियल टिश्यूज़। लेडिक सेल जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, इन इनर ट्यूबुलर स्पेस प्रोड्यूस हार्मोन। ये प्रेजेंट होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के इनर स्पेस में और प्रोड्यूस करती है हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। फंक्शन देख लेते हैं एंड्रोजन के। एंड्रोजन का सबसे पहला फंक्शन है कि ये डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन में हेल्प करता है एक्सेसरी ऑर्गन की। साथ ही ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करता है। स्टिमुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर, ग्रोथ ऑफ मसल, हेयर्स, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस etc। हेल्प करता है एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि जिसमें प्रोडक्शन हो या फॉर्मेशन हो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, उनमें हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। तो जो ओवरी है वो एक फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दो ओवरीज होती हैं जो कि एब्डोमेन में लोकेटेड होती है। ओवरी प्रोड्यूस करती है एक ओवम ईच मेस्ट्रुअल साइकिल में। जो मेस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक मेस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक ओवम ही रिलीज होता है। ओवरी दो चीज़ से मिलकर बनी हुई है, पहला है ओवेरियन फॉलिकल, सेकंड इज स्ट्रोमल टिश्यू। जो ओवेरियन फॉलिकल है वो प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ओव्यूलेशन के बाद, मतलब जो ओवम है वो रिलीज हो जाता है, उसके बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। जो कार्पस ल्यूटियम है ये सिक्रेट करती है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोगेस्टेरोन। जो प्रोगेस्टेरोन है एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड फंक्शन ऑफ प्रोगेस्टेरोन। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन की। तो अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या फंक्शन है एस्ट्रोजन के। तो सबसे पहला फंक्शन है ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन होते हैं उनकी ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़ में मदद करता है। साथ ही साथ डेवलपमेंट करता है ओवेरियन फॉलिकल को एंड मेमोरी ग्लैंड को। देन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जितने भी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल के अंदर, उनको डेवलप करने का काम भी एस्ट्रोजन का ही होता है। जैसे कि फीमेल की आवाज़ जो है वो बारीक होती है, तो हाई पिच वॉइस जो है वो एक सेकेंडरी कैरेक्टर है फीमेल का, जो किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से। साथ ही साथ सेक्सुअल बिहेवियर में भी एस्ट्रोजन ही मदद करता है। अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ प्रोगेस्टेरोन के बारे में। तो प्रोगेस्टेरोन के सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शन होते हैं, पहला है सपोर्ट करना प्रेगनेंसी को, दूसरा है कि यह मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई एक सैक जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टोर करती है मिल्क को, देन उसके थ्रू मिल्क सिक्रेशन होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट, जिसमें सबसे पहले आता है हार्ट के बारे में। देखते हैं कि हार्ट पर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। हार्ट की एट्रियल वॉल पे प्रोड्यूस होता है एक पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर ANF भी बोलते हैं। इसका काम होता है कि जब भी हमारा BP इंक्रीज़ होता है तो ये क्या करेगा, ANF जो है वो डायलेशन कर देता है ब्लड वेसल्स को, मतलब कि ब्लड वेसल्स को वाइड कर देता है, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है BP। सेकंड आता है JGA ऑफ किडनी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ किडनी। किडनी का एक पार्ट होता है, ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जो कि है इरेथ्रोपोएटिन। जो इरेथ्रोपोएटिन है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है इरेथ्रोपोइसिस, मतलब कि रेड ब्लड सेल को बनाने में मदद करता है। देन हमारे पास आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट है ये प्रोड्यूस करता है पेप्टाइड हार्मोन। ये पेप्टाइड हार्मोन हमारे पास कई सारे होते हैं, जिसमें सबसे पहला है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का काम होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को सिक्रेट करने के लिए दो हार्मोन, पहला है HCl, दूसरा है पेप्सिनोजन। देन है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है स्टिमुलेट करता है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज को। एक्सोक्राइन पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है सिक्रेट करने के लिए वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन को।
देन आता है कोलियोसाइटोकाइनिन, जो ये है हमारे पास, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ बाइल, जिसके दो ही काम है। पहला काम है कि ये सिक्रेशन करता है बाइल को रिलीज़ करता है फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम को फ्रॉम पैनक्रियाज से, मतलब कि गॉल ब्लैडर से बाइल को निकालता है और पैनक्रियाटिक एंजाइम को पैनक्रियाज से निकालता है। देन आता है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इनिबिटरी है, मतलब कि इनिबिट कर रहा होगा कुछ, तो ये इनिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। गैस्ट्रिक सिक्रेशन हमारे पास था एससीएल एंड पेप्सिनोजन, तो इसको इनिबिट करने में मदद करता है। तो आगे देखते हैं, सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सीक्रेट हॉर्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। अभी तक हम देख रहे थे कि सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन रिलीज़ कर रही थी, लेकिन नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ भी हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। उन हार्मोन्स को हम ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर हैं ये एसेंशियल होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ एंड रिपेयरिंग और रीजनरेशन, मतलब कि नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ में हेल्पफुल होते हैं, या फिर अगर कोई टिश्यू बिगड़ जाए तो उसकी रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन में मदद करते हैं। अब देखते हैं, बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर हार्मोन्स आर वेरियस टाइप। सबसे पहले आते हैं, कई सारे टाइप के हार्मोन्स होते हैं उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे। सबसे पहले है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन। वो है हमारे पास सबसे पहला इंसुलिन, देन ग्लाइकोजन, पिट्यूटरी हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अब आता है आयोडोथायरोनिन, कौन सा हार्मोन है, वो है थायराइड हार्मोन। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टेरॉइड हार्मोन इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो स्टेरॉइड हार्मोन है हमारे पास सबसे पहला कोर्टिसोल, देन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोगेस्टेरोन। देन देखते हैं कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स वाले हार्मोन्स कौन से हैं। तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन दो हैं, पहला है एड्रेनलिन, दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। अब हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मतलब कि हार्मोन के एक्शन को समझेंगे कि हार्मोन कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक प्रोटीन हार्मोन। हार्मोन अपना इफेक्ट कैसे जनरेट करता है, हार्मोन अपना काम कैसे करेगा। तो हार्मोन जो है सबसे पहले जाएगा एक स्पेसिफिक प्रोटीन के पास, जो कि होता है उसका रिसेप्टर। वो हार्मोन उस रिसेप्टर के साथ जाकर जुड़ जाता है, और जो रिसेप्टर है वो मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उस टारगेट टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हार्मोन को अपना फंक्शन करना है। ए हार्मोन बाइंड्स टू इट स्पेसिफिक रिसेप्टर टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब है, जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से जाकर जुड़ जाता है तो उसे हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उससे बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं टारगेट टिश्यू के ऊपर, जिसकी वजह से रेगुलेट्स होता है मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में। हार्मोन रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, पहला है मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर, दूसरा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर का मतलब है कि वो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, और इंट्रासेलुलर का रिसेप्टर का मतलब है कि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। इनको आगे हम डिटेल्स में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको अगर ये नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। देखते हैं कि मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर क्या होते हैं। तो ऐसे कुछ हार्मोन्स हैं जिनके एग्जांपल्स हैं प्रोटीन हार्मोन और FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जो कि सेल के अंदर एंटर नहीं करते, बल्कि सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर ही इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उससे ही जाकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जनरेट करते हैं सेकंड मैसेंजर को, क्योंकि इनको जाना तो न्यूक्लियस तक ही है। अगर कोई भी चेंज लाना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को पहुंचानी है, तो उन्हें न्यूक्लियस तक तो जाना ही पड़ेगा, सेल के अंदर जाना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। लेकिन इनके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं।
तो ये जनरेट करते हैं सेकंड मैसेंजर को, जिसके एग्जांपल है साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ये जो सेकंड मैसेंजर है ये आगे न्यूक्लियस तक जाते हैं। इट इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मैसेंजर, फिर ये जाकर सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होनी है हार्मोन की वजह से, वे आगे जाकर इनको रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर। इनके नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि ये सेल के अंदर जाएंगे। कुछ हार्मोन्स होते हैं, जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, सारे के सारे स्टेरॉयड हार्मोन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, और साथ ही साथ आयोडोथायरोनिन भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में आता है। ये क्या करते हैं, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इनके जो रिसेप्टर्स हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोम फंक्शन। अब ये सेल के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर जाने के बाद उनको न्यूक्लियस में जाएंगे, तो न्यूक्लियस में इनको मिलेंगे जीन्स वगैरह, क्रोमोसोम मिलेंगे। तो जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करके अपना काम करते हैं बाय द इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मतलब कि हार्मोन आया न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पे अपने रिसेप्टर से जुड़ गया, रिसेप्टर से जुड़ने के बाद उसने बना लिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बना लिया किसके साथ, जीनोम के साथ बना लिया, जीनोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से एक बायोकेमिकल एक्शन होता है, जिसका रिजल्ट होता है फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट होता है।